दुबई एक समंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक दफा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन सिर्फ 70 किलोमीटर फैली हुई थी, उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिजाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहां से किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में ना रखा गया तो आयरलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 माह गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने इंजीनियरिंग टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। यानी अब इंजीनियर्स के पास बकाया सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें ये ब्रेक वाटर कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आयरलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर उन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आयरलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आयरलैंड में काम शुरू किया तो समंदर की लहरें आयरलैंड को निगल लेंगी। यानी अब इंजीनियर्स ऐसे जाल में फंस चुके थे जिससे निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करना पड़ी। इस चैलेंज के निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया दोनों आयरलैंड की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेंगी। यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला गया, उस हिस्से के अंदर पाम आयरलैंड भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हो ही रही थी कि सर्दियों का मौसम आन पहुंचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पर रहता है, जिनको स्मॉल स्ट्रोन्स कहा जाता है। इन हवाओं की वजह से समंदर काफी खतरनाक हो जाता है, इतना खतरनाक कि इसमें ट्रैवल करना ही बहुत मुश्किल होता है। आयरलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समंदर पुरसकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम हॉट पे था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का सोल्यूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम ट्री शेप के आइलैंड को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 1.5 करोड़ टन वजनी रेत दरकार थी, जो कि वाकई एक सर हिला देने वाला टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आयरलैंड साइड तक कैसे पहुंचाई जाए, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है। इसको अगर पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आयरलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती थी। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को साफ करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8,000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर जाने तक ड्रैगर को 4 घंटे लगते थे और एक वक्त में 8,000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी। यानी अगर ये ड्रैगर सिर्फ डे टाइमिंग में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था, इसीलिए ये फैसला किया गया कि एक वक्त में कई ड्रेजर्स ये काम अंजाम देंगे ताकि कम से कम टाइम में शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा उतर सके। चैलेंज नंबर 7। पाम ट्री शेप के आइलैंड को रेन बोइंग के जरिए बनाना इतना आसान भी नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइंस कर्व्ड शेप में थीं और खास तौर पे ट्री का ये कॉम्प्लिकेटेड शेप इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर रहा था।
ड्रेजर समंदर में रेत स्प्रे तो कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड का कुछ हिस्सा समंदर के ऊपर भी आ चुका था, लेकिन अब जानना ये था कि जो शेप ये लोग बनाना चाह रहे थे वो वाकई बन भी रही है या नहीं। अगर गलत पोजीशन में रेत स्प्रे की गई तो ना सिर्फ आयरलैंड का शेप खराब होगा बल्कि पैसा और वक्त दोनों ही बर्बाद हो सकते हैं। इसी वजह से ये फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर आसमान में अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाए। जी हाँ, अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरा साइट की फोटोज ली गईं, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आयरलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी शेप प्लान के मुताबिक ही है। शेख को ये जानकर खुशी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे सैंड ड्रैगर स्प्रे करता जा रहा था उसकी मुश्किलात में उतना ही ज्यादा इजाफा भी होता जा रहा था। ना ही समंदर में ट्री शेप की कोई आउटलाइन थी और ना ही कोई ऐसी आउटलाइन यहाँ बनाई जा सकती थी। ड्रेजर का अंदाजे से समंदर में रेत स्प्रे करके पाम ट्री शेप को मेंटेन रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके, फिर वहीं तक रेत स्प्रे करे। इस काम को अंजाम देने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जिनके हाथ में जीपीएस यूनिट मौजूद थे वो आयरलैंड के बॉर्डर पे वॉक करते जाते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डेटा सेव होता जाता था। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का ये डेटा ड्रेजर्स को भेजा जाता था और ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रेत स्प्रे करता था जहां मैनुअली इंसान वॉक करके गया था। ये सोल्यूशन पूरी तरह काम कर रहा था और ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आयरलैंड के बॉर्डर पर फिलिंग कर रहा था। चैलेंज नंबर 8। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए एक साल से भी ज्यादा ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आयरलैंड की टीम भी दिन रात सिर्फ इसी काम पर लगी हुई थी। अभी तक पाम आयरलैंड की 16 में से 9 शाखें बन चुकी थी। तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आन खड़ा हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समंदर की ताकतवर लहरें रोकने के लिए बनाया जा रहा था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो वाकई लहरों को तो अच्छी तरह रोक रहा था, लेकिन अब आयरलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आयरलैंड के अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह खड़ा रहकर मैला और बदबूदार होने लगा था। ये एक ऐसा मसला था कि अगर अभी इसका कोई सोल्यूशन ना निकाला गया तो इस बात का पूरा पूरा चांस था कि शेख का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने के लिए आयरलैंड के डिजाइन में चेंजेस करना जरूरी था। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आयरलैंड के अंदरूनी साइड पानी चलता रहे ताकि वो खराब ना हो पाए। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को इसका अच्छा सोल्यूशन मिल गया। ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 साइडों से तोड़कर वहां ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। ये सोल्यूशन आखिरकार काम कर गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आयरलैंड के अंदर फंसा बदबूदार पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस बाहर निकल गया। चैलेंज नंबर 9। अगस्त 2003 में पाम जुमेरा का ब्रेक वाटर कंप्लीट हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा ये ब्रेक वाटर समंदर की लहरों को अच्छी तरह से रोके हुए था। इसके एक ही महीने के बाद पाम आयरलैंड की टीम से भी अच्छी खबर आ गई। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाले पाम ट्री की 16 शाखें भी मुकम्मल कर ली गई थीं। ड्रेजर्स जो एक साल से मुसलसल चल रहे थे उनका भी आराम करने का वक्त अब आ चुका था। इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरत अंगेज तौर पे पूरा आयरलैंड मुकम्मल कर लिया था और अब इस पर विलाज, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन मसले ऐसे थे जो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एन टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आन खड़ा हुआ जिसने आयरलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था वो रेत अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आयरलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो चुके थे। शेख के ख्वाब के मुताबिक इस आयरलैंड पर मेटल रोड्स और हजारों बिल्डिंग्स बनना थी, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि आयरलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। ये मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ चुका था और इसी वजह से सारा काम एक बार फिर से हॉट पे आ गया। इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया की नजरें इसी प्रोजेक्ट पर थीं और इस आयरलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत दांव पर लग सकती थी। इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के करीब है और अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो उसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। पाम आयरलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से ये पूरा आयरलैंड ऐसे ही खत्म हो सकता है जैसे इस पॉट में रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही हल था कि
کہ آئرلینڈ کی ریت کو 12 کلومیٹر گہرائی تک کمپیکٹ کیا جائے، جبکہ نارمل روڈ رولر صرف 6 میٹر کی گہرائی تک ریت کو پریس کر سکتا ہے۔ اب اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے انجینئرز ایک نیا طریقہ میدان میں لے کر آئے۔ ایک ایسی ہائیڈرولک ڈرل مشین منگوائی گئی جو زمین میں جا کر اندر وائبریشن پیدا کرتی تھی۔ اس وائبریشن سے ریت کے ذرات کمپیکٹ ہو جاتے تھے اور جس جگہ سوراخ کرتی تھی وہاں کا حصہ فل سالڈ ہو جاتا تھا۔ یہ ایکسپیریمنٹ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا، لہٰذا اب اس طرح کے 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ سوراخ کر کے 5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے پام آئرلینڈ کو ٹھوس بنا لیا گیا۔ جس آئرلینڈ کو بنانے میں 7 سال کا وقت لگنا تھا، 40,000 ورکرز کی مدد سے اس کو صرف 3 سالوں میں ہی مکمل کر کے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا گیا۔ جنوری 2009 میں ساری بلڈنگز بنانے کے بعد پہلی بار پام جمیرہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ ناظرین، امید ہے فیکٹس انسائیڈ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔